हम लोग हमेशा ही नॉस्टैल्जिया में जीने की बात करते हैं कि पुराने टाइम में ऐसा होता था, उस टाइम पे ये था, पहले की डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसी थी। लेकिन क्या 2025 ही पूरा नॉस्टैल्जिया नहीं बन चुका है? आप ये वाली फोटो देखो, इसमें 2014 के वो सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि आज के टाइम में भी डब्ल्यूडब्ल्यू में एक्टिव हैं। अभी के लिए जॉन सीना अभी हैं भाई, अब वो कुछ महीने में रिटायर हो जाएंगे, बट वो बात की बात है। एजेली वापस आ चुकी है, सीएम पंक वापस आ चुके हैं, एंड ब्रॉक लेसनर जो कि बंदा बहुत टाइम से गायब था। मतलब ये चारों के चारों लोग सेम टाइम पर एक्टिव होंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के किसी भी एरा में। उस जमाने के बाद ये कभी भी सोचा नहीं गया था, लेकिन ये चीज पॉसिबल है। तो वो नॉस्टैल्जिया में जो जीने वाली बात है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको बिल्कुल सच करके दिखा दिया। बट सैड बात ये है कि जॉन सीना इस साल जो है रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद उनका ज्यादा सीन सपाटा रहेगा नहीं। बट जो भी है, मतलब आज से 11 साल पहले वाला डब्ल्यूडब्ल्यू का फैन तो पगला रहा होगा इस चीज को देख के। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। संडे आप लोगों का कैसा जा रहा है बताना। लेकिन जो डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस हैं वो तो अभी इस फैक्ट से ही बाहर नहीं निकल पा रहे कि एजेली सही में वापस आ चुकी है। और मुझे बताना कि जो लोग एजेली से रिलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि 10 साल बहुत लंबा टाइम हो जाता है। और मैं तो बोलूंगा अगर किसी ने 2015-16 में भी डब्ल्यूडब्ल्यू देखी है तो वो ये तो बोल सकता है कि भाई मैं पुराना डब्ल्यूडब्ल्यू का फैन हूं। लेकिन फिर वो ये कैसा पुराना हुआ कि वो एजेली का आना रिलेट नहीं कर पा रहा, तो उसके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो गई। बहुत सारे लोग परेशान भी हो रहे होंगे डेफिनेटली कि क्या है एजेली, मतलब आ गई ठीक है ना। लेकिन वो जो पुरानी चीजें जो डब्ल्यूडब्ल्यू की होती हैं तो फिर आपको पता ही है हमेशा ऐसी हाइप होती है। और 24 घंटों में 130 मिलियन व्यूज सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिला के कैसे होते हैं, कब होते हैं? जब आपको पता है कोई बहुत बड़ी चीज हुई होती है। और वही चीज एजे ली के रिटर्न के साथ भी हुई है। इवन एक ट्वीट भी मैंने देखा जहां पे बताया जा रहा है कि एजे ली और सीएम पंक का जो रिटर्न है ना, इसको सबसे ज्यादा बार शेयर का मतलब आई थिंक यहाँ पे मैं रीट्वीट से ही समझ रहा हूं। तो आप देखो ऊपर और नीचे 1,90,000 लाइक्स हो चुके हैं एजे ली के वो जो रिटर्न हुआ उस पर। और ये सीएम पंक वाला था वो तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास है। तो देखो दोनों मियां बीवी के, मतलब सही में अगर पावर कपल किसी को आप कहोगे तो वो इस समय सीएम पंक और एजे ली के लिए कह सकते हो। जिसका मतलब कि सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच को ज्यादा अब डर के रहने की जरूरत है। और गुड न्यूज एजे ली के बारे में ये भी है कि वो फुल टाइम वाले तरीके से ही वापस आई हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो एक मैच करेंगे उसके बाद चली जाएंगी। उन्होंने फुल टाइम बेसिस पर ही डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब ये फुल टाइम बेसिस ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि वो सारे ही शोज पर लड़ने वाले हैं, क्योंकि फिर तो वो जो डब्ल्यूडब्ल्यू रेयर वाला फैक्टर है उसको बना के रखना चाहेगी ना, कि ताकि जब भी एजेली रेसल करे तो उसके अराउंड हाइप हो। लेकिन समझ जाओ आपको एक्टिव ही दिखने वाली है अब एजेली। ऐसा नहीं है कि बस वो आई और उसके बाद गायब हो गई। और ये चीज इस बात से भी कंफर्म होती है कि जो अगला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वहां पर उन्हें शेड्यूल किया गया है अपीयर होने के लिए। अभी एडवर्टाइज नहीं किया है, लेकिन ऑब्वियसली हमको सोर्सेस की तरफ से बातें पता चल जाती हैं। और मंडे नाइट रॉ ही वो जगह होने वाली है जहां पे मैच ऑफिशियल हो जाएगा, सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच वर्सेस सीएम पंक एंड एजे ली। और मुझे बताना कि क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री का या रिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिक्स्ड टैग टीम मैच है? क्योंकि मतलब दिमाग की मेमोरी इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन मतलब ये तो बड़े लेवल का ही हो गया ना, कुछ ज्यादा ही। यूजुअली मिक्स्ड टैग टीम मैचेस ऐसे होता है कि हाँ चलो इसमें क्या ही सीरियस ले, वो ऐसा होता है कि चलो एक मिक्स्ड टैग टीम मैच है इसलिए यूनिक है। लेकिन ये तो बहुत सारे रीजंस की वजह से यूनिक है। बेकी लिंच और एजे ली का पंगा हो गया, सीएम पंक और एजे ली का तो जन्म जन्मांतर से चल रहा है। एजे ली अभी वापस आई हैं, उधर हमने सीएम पंक और एजे ली को, क्योंकि इनकी शादी उस टाइम में हुई थी, तो उसके बाद इस तरीके से अब तो कपल हुए, काफी टाइम इनको हो चुका है। तो अब ऐसे में देखना वो काफी एक डिफरेंट और यूनिक चीज होगी। तो मान सकते हैं कि हाँ शायद ये सबसे बड़ा ही मिक्स टैग टीम मैच है रिसेंट का, या हिस्ट्री का भी बोल सकते हैं। मेरे को याद नहीं आ रहा है ऐसे मिक्स टैग टीम वाले मैचेस, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जिसकी मेमोरी बहुत ज्यादा अच्छी है। बाकी सारे लोग अभी एजे ली के जो म्यूजिक है उस पर वाइब कर रहे हैं। और शायद सबसे आगे उसका खुद पति सीएम पंक है, क्योंकि उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट की है और यहाँ पे अपनी गाड़ी में भी उन्होंने एजे ली का ही जो म्यूजिक है वो लगाया। और सोचो हाइप किस तरीके की है। शिकागो में इनका ये बेसबॉल वाला कुछ मैच चल रहा था, वहां पे भी एजे ली का म्यूजिक हिट हो रहा है। शिकागो के लिए तो भाई जैसे हम इंडियंस के लिए दिवाली होती है ना, वैसा ही कुछ था ये एजे ली का वापस आना। और क्योंकि उसमें सीएम पंक भी इन्वॉल्व थे तो उस चीज ने उसको और स्पेशल बना दिया। वैसे तो एजे ली का इतना शिकागो से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, वो तो वो उनकी पत्नी है, इस वजह से फिर मतलब वो एक ही बात हो गई ना, अब दोनों कपल हो गए तो बात एक ही है। तो इस वजह से वहां पे जो मैच चल रहा था वहां पे भी इसको बजा रहे हैं। तो अब सोच लो फिर किस तरीके का इंपैक्ट पड़ा है एजे ली के वापस आने के बाद। डब्ल्यूडब्ल्यू ने वेड बैरेट को कमेंट्री से निकाल के भगा दिया है, क्योंकि निकी बेला के बारे में उन्होंने कुछ गलत कमेंट कर दिए। तो वो कमेंट क्या थे? क्लैश इन पेरिस में वेड बैरेट ने बोला कि मतलब ऐसे बोला, मतलब अगर मैं समराइज करूं कि
निकी बेला पुराने दौर की सुपरस्टार है, अब वो बहुत डेस्परेट है कि वो अपनी एक जगह बना सके, तो ऐसा करके उन्होंने बोला। अब ये बात निकी बेला को पसंद नहीं आई, उसके बाद अपने पॉडकास्ट में जाके उन्होंने बोला कि यार वेड बैरेट ने ऐसे कैसे कमेंट कर दिया मेरे बारे में, चलो ठीक है तुम एक हील कमेंटेटर हो लेकिन कुछ बातें बोलने की लिमिट भी तो होती हैं। अब इसके बाद सारे के सारे लोग जो है चढ़ गए, कुछ निकी बेला के ऊपर, कुछ ब्री बेला के ऊपर, जिसके बाद वेड बैरेट ने ट्वीट करके बताया कि भाई मतलब ये जो मैंने आपको पहले हुक दिया वो ऐसा से नहीं है, वेड बैरेट को छुट्टी पे ही जाना था, उनका एक कुछ महीनों का हिसाब किताब था और उसके बाद जब दोबारा बुलाने की बारी आएगी तो वेड बैरेट वापस भी आ जाएंगे। उन्होंने बोला कि मैंने निकी बेला के बारे में जो बोला उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। और चलो भाई अभी भी दुनिया में ऐसे अच्छे इंसान लोग हैं जो कि हमेशा लड़ाई झगड़ों से ही मामला नहीं सुलझाना चाहते, अनलाइक ब्रॉक लेसनर जो कि आके सिर्फ F5 मार देता है, सिर्फ जोक था, इसको जोक की तरह ही लेना। तो निकी बेला और वेड बैरेट ने फिर ट्वीट किया अलग अलग अपने, जहां पे वो एक्सप्लेन करते हैं कि चलो हमने बात कर ली है, वो भी बेला आर्मी की पूरी बात करें वेड बैरेट पुरानी, और निकी बेला ने भी बोला कि अच्छा चलो ठीक है मुझे भी आके बात कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि वेड बैरेट ने ऐसा ही बोला था कि अगर तुम्हें सही में मेरी बात इतनी बुरी लगी थी तो मैं मिला तो था तुमसे, तुमने मुझे सीधे मुंह पे क्यों नहीं बताया, तुमने आके सोशल मीडिया पे क्यों बताया। तो ये जो भसड़ और कंट्रोवर्सी चल रही थी जो कि शायद आगे बहुत बढ़ सकती थी, उसको इन्होंने पहले ही रोक दिया। और कमेंट्री की बात चल रही है तो ब्रायन डैनियल ब्रायन के बारे में भी आपको बता चुका हूं, अब शायद रेसलिंग से तो वो रिटायर ही हो चुके हैं लेकिन अब वो फुल टाइम बेसिस पर ऑल एलीट रेसलिंग में कमेंट्री करने वाले हैं। तो अगर आपके छोटे मोटे ऐसे सपने थे ब्रायन डैनियल्सन या फिर डैनियल ब्रायन को वापस देखने के, तो फिलहाल तो ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि अब जो है वो AEW के लिए आगे भी ऐसे ही सर्व करने वाले हैं। एक मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं और इसने तो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है रैंडी ओर्टन, लेकिन रिसेंटली जैसा रोमन रेंस ने काम किया है भाई, आप उसे फेवरेट की लिस्ट में सबके टॉप में ही डालोगे। और यहाँ पे ये कोई ग्लेजिंग नहीं हो रही भाई, जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है। अगर आप जॉन सीना को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो फिर क्यों नहीं करोगे, अगर आप रोमन रेंस को नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे, सेथ को नहीं करोगे, ड्रू मैकिंटायर नहीं करोगे तो फिर किसे करोगे, मतलब फिर तो आप उठा लो फिर जो भी, मतलब ठीक है समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा टॉक्सिसिटी वाला और रियल फैन वाले में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो उसे समझने की जरूरत है। बट वो ट्वीट क्या है इतनी तो मैंने इसका डिस्क्लेमर दे दिया पहले ही। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेटर हील कौन है, रैंडी ओर्टन 2021 वाला या फिर रोमन रेंस। और अगर मैं ऐसे पहले अपने दिमाग में थॉट लेके आता तो मैं बोलता ऑब्वियसली भाई 2009 वाला जो रैंडी ओर्टन था उसकी, मतलब मैंने तो वो रियल टाइम में ही देखा है, तो वो जो हरामीपंती थी उसकी भाई वैसी हरामीपंती देखने को मिली नहीं है। लेकिन फिर इसको कंपैरिजन में जब रखा रोमन रेंस के, तो यहाँ पे अगर आप स्टोरी की बात करोगे इस ट्वीट में यही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हाँ वो इविल और मेनेसिंग था जिसकी वजह से लोग उसे आज भी याद रखते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करोगे या किसकी बेटर पीक थी तो वो डेफिनेटली नाम रोमन रेंस है। तो भाई ये तो फिर आप देखोगे कि रैंडी ओर्टन के उस हील वाले वर्जन के बराबर पे ही है रोमन रेंस। बट आई थिंक मैं बोल सकता हूँ दोनों का रीजन बहुत अलग अलग है, एक का स्टोरी, एक का कंसिस्टेंट वीकली टीवी में जिस तरीके से वो चला था, और रैंडी ओर्टन का अगर मैं देखूंगा तो उसके मूवमेंट्स बहुत खतरनाक है भाई, मतलब जिस तरीके से वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये स्क्रिप्टेड शो है या फिर इसने अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने की कोशिश करी है, ऐसा था रैंडी ओर्टन का हिसाब किताब। तो भाई सही में देखो इतना एलिवेट हुआ है रोमन रेंस का लेवल, मैं बता नहीं सकता आपको। वो 2017, 18, 19, 20 के टाइम पे जब रोमन रेंस का बिग डॉग वाला कैरेक्टर था और आपको समझ में आने लग गया था कि रेसलिंग होती क्या है, तो वो रोमन रेंस का कैरेक्टर कैसा था। और उसके बाद जब ट्रांजिशन हुआ उनका ट्राइबल चीफ में, तो भाई उसके लिए तो काम को चला गया, बाकी बंदा स्ट्रीट फाइटर वाली मूवी के लिए चला गया। और हाँ, स्ट्रीट फाइटर वाली मूवी में भाई देशभक्तों, मैंने विद्युत जामवाल आने वाला है इंडिया से वो पहले ही बता दिया था, मतलब मेरे कहने से भी फर्क पड़ेगा क्या कि यार इसने अपने ही देश के बंदे का नाम नहीं लिया, मैंने अलग से ही कवर किया है उसको, ठीक है। अब WWE के रेफरेंस में बात हो रही थी तो इसलिए मैंने फिर रोमन रेंस और कोडी रोड्स की बात करी। बताओ यार, मेरे बोलने या ना बोलने से भी इतना फर्क पड़ जाता है, ये मुझे नहीं पता था। तो ठीक है ना, तो विद्युत जामवाल भी आने वाले हैं उसमें और अच्छे से स्ट्रीट फाइटर मूवी है, मैं देखने भी वाला हूँ, तो पूरा रिव्यू भी कर दूंगा उसको अच्छे से, ठीक है। और अच्छे से बता भी दूंगा कि विद्युत जामवाल का वहां पे क्या सीन था, क्या हिसाब किताब था, भले ही WWE के बारे में हम क्यों ना बात करते, ठीक है, समझ गए। तो अब टेंशन वाली बात कुछ है नहीं, अब आपको टेंशन तो नहीं लेकिन एक्साइटेड हो जाना चाहिए। जैसा भी रिसेंटली बहुत सारे रिटर्न्स हमने देखे हैं अभी, और रिटर्न्स प्लान्ड हैं, और ये डर्ट शीट्स की तरफ से रिपोर्ट आई है कि अभी तो मल्टीपल रिटर्न्स WWE और प्लान कर रही है। और जब मल्टीपल रिटर्न्स की बात हो रही है तो भाई लिस्ट में रॉक का भी नाम आ जाता है, इस लिस्ट में क्रिस जेरिको का भी नाम आ जाता है, पता नहीं कहां से एज का भी नाम आ रहा है कि शायद वो भी आ सकते हैं। तो अभी WWE ने और भी काफी सारे सरप्राइजेस हमारे लिए प्लान किए हैं,
और ऐसा नहीं लग रहा कि अभी रेसलमेनिया भले ही थोड़ी दूर है, लेकिन इसकी जो फीलिंग है वो ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि वो है ना कि रेसलमेनिया जब पास आती है तो थोड़ा ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू को देखने में मजा आता है, क्योंकि हमको भी पता होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जो है थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो अब देखते हैं ये जिन रिटर्न्स की बात हो रही है, मल्टीपल रिटर्न्स की बात हो रही है, ये एग्जैक्टली होते कौन है। कल स्मैकडाउन के शो में हमने देखा था कि जो जॉन सीना है उन्होंने केविन ओवंस का पॉपअप पावर बॉम्ब लगाया था, तो केविन ओवंस ने उस चीज़ को एक्नॉलेज किया है और ये उन्होंने उसे ट्वीट किया जहाँ पे ऐसी वाली इमोजी उन्होंने डाली है और साथ में टैग किया है जॉन सीना को। तो ये भी सही है वैसे जॉन सीना का कि भले ही अपने सारे उन बड़े अपोनेंट्स के साथ उन्हें मैच करने को नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके से उनको ट्रिब्यूट देना हो या फिर उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा उनके डब्ल्यूडब्ल्यू करियर में वो बताना हो, तो ऐसे फिनिशर्स लगा के कर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात नहीं है, सैमी ज़ेन ने एक साथ कितने सारे फिनिशर्स के ऊपर किक आउट कर दिया, मतलब कि इससे बड़ा इमोर्टल आदमी तो कोई इस समय है ही नहीं। तो ये भी एक बात है जो कि पॉइंट आउट करी जा सकती है। रेसलपलूजा के लिए अब ऑफिशियल हो चुका है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने कर दिया है मैच और कल चैनल पे दो तो वीडियोस आई, एक रिव्यू वाली, उसके बाद शाम को ही वीडियो आई थी, दो चैनल पे शॉर्ट्स आई हैं, मेंबरशिप वाला कंटेंट भी आया है। तो जो तुम्हारा रोहित भाई है वो पूरा गर्मी में आ चुका है। और एंड यस, जिन लोगों ने मेंबरशिप ली है और चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रॉक लेसनर की वीडियो तो कल ही आ गई थी उनकी सीरीज वाली, अब जो नेक्स्ट है वो है रोमन रेंस का सेकंड रेसलमेनिया का मेन इवेंट। आई थिंक इस 1-2-3 दिन में मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। तो हम रेसलपलूजा के बारे में बात कर रहे थे और आपको याद होगा, अगर याद नहीं तो रिमाइंड करवा देता हूं, डब्ल्यूडब्ल्यू का स्टिल प्लान है कि ये मैच सिर्फ ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का ऐसे ही नहीं होने वाला। इस मैच में डब्ल्यूडब्ल्यू स्टिपुलेशन भी अभी डालने वाली है, वो प्लान अभी टेबल से गए नहीं है। और जैसा मैंने कल शाम वाली वीडियो में आपको बताया था कि ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं स्मैकडाउन में, लेकिन जॉन सीना वहां पर नहीं होंगे। तो क्या एक प्रोमो में इस बात को कंफर्म कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर? पता नहीं, अगले स्मैकडाउन के शो में तो एक बहुत ही अलग तरीके की ही बुकिंग होने वाली है। और अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि रेसलपलूजा का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, माहौल कैसा होगा, तो भाई देखो स्मैकडाउन में 16,000 लोग आए थे, लेकिन उसके हिसाब से रेसलपलूजा में शायद इतने नहीं आने वाले, क्योंकि जितनी भी टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो 10,000 के आसपास हैं और करंट सेटअप 12,000 है, जो कि ऑब्वियसली सोल्ड आउट हो जाना है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कैपेसिटी को बढ़ा दे तो वो अलग बात है, लेकिन नंबर जो है इसी के आसपास रहने वाले हैं। और ये भी नंबर्स बड़े होते हैं, वो तो आजकल हमको डब्ल्यूडब्ल्यू के टिकट्स क्योंकि ज्यादा बिक जाते हैं तो ज्यादा लोगों को देखने की आदत हो गई है। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको ब्रॉक लेसनर का सेकंड समरस्लैम मैच की वीडियो दिख रही होगी, उसे जाके आप देख सकते हो। मेंबरशिप कंटेंट में इंटरेस्टेड हो, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।